अमेरिका के वाशिंगटन में जमकर हुआ बवाल। कैपिटल हिल पर ट्रंप समर्थकों ने मचाया उत्पात। वाशिंगटन में कर्फ्यू, एक महिला की मौत। अमेरिकी हिंसा पर पीएम मोदी का ट्वीट, कहा शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का ट्रांसफर जरूरी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी गिरफ्तार। 60,000 रुपए रिश्वत लेते विजिलेंस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के चंदौली में परंपराओं को दरकिनार कर बेटी ने मां को दी मुखाग्नि। वाराणसी के मरडिका घाट पर बेटी ने निभाया बेटे का फर्ज। नमस्कार, IBN भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुक करते हैं खबरों की तरफ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के अंतिम दिनों में अमेरिका ने एक बार फिर हिंसा का रूप देखा है। इस बार वाशिंगटन स्थित कैपिटल हिल में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया। जब भारत में देर रात का वक्त था, उस वक्त हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थक हथियारों के साथ कैपिटल हिल में घुस गए। यहां तोड़फोड़ की, सीनेटरों को बाहर किया और कब्जा कर लिया। हालांकि लंबे संघर्ष के बाद सुरक्षा बलों ने इन्हें बाहर निकाला और कैपिटल हिल को सुरक्षित किया। दरअसल कैपिटल हिल में इलेक्टोरल कॉलेज की प्रक्रिया चल रही थी, जिसके तहत जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने पर मुहर की तैयारी थी। इसी दौरान हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थकों ने वाशिंगटन में मार्च निकाला और कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया। यहां डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में बनाए रखने, दोबारा वोटों की गिनती करवाने की मांग की जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिका के वाशिंगटन में हुई हिंसा पर चिंता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण ढंग से होना जरूरी है। बता दें कि वाशिंगटन में हजारों की संख्या में डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल हिल पर कब्जा करने की कोशिश की। सीनेट में बवाल काटा। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, वाशिंगटन DC में हिंसा और उपद्रव की खबरों से उन्हें दुख पहुंचा है। सत्ता का ट्रांसफर सही और शांतिपूर्ण ढंग से होना जरूरी है। इस तरह के प्रदर्शनों के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर में लड्डुओं के प्रसाद की बिक्री शुरू हो गई है। यहां पर पिछले 22 मार्च से यह बिक्री बंद थी, जबकि मंदिर के कपाट पिछले 3 महीनों से खुले थे, लेकिन प्रसाद के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। दर्शनार्थी के मांग के बाद से प्रसाद की बिक्री शुरू हुई है। सांवलिया जी मंदिर के प्रसाद की किस तरह से शुरुआत हुई है करीब 9 महीने बाद? बिल्कुल, पिछले 20 मार्च से जब से लॉकडाउन लगा था और मंदिर बंद था, तब से हमारे जो प्रसाद बंद थी। और बड़ी खुशी की बात है, सांवलिया सेठ के सभी भक्तों के लिए खुशी की बात है कि आज हमने प्रसाद वापस चालू किया है। और जो हमारी पहले सेलिंग थी, सालाना 12 से 15 करोड़ की सेलिंग थी, तो हमने अभी लड्डू शुरू किए हैं। अब मठड़ी, सागर वगैरह सब शुरू कर देंगे और धीरे धीरे ये जो सामान्य स्थिति हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो सभी भक्तों को मेरी शुभकामनाएं और मैं अपील करता हूं कि कोरोना अभी गया नहीं है, पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग रखें। जब प्रसाद के काउंटर पर जाएं तो बिल्कुल एक एक करके जाएं। और हमने पूरी व्यवस्था वहाँ पर नया सिस्टम हमने लगाया है कि सिंह द्वार पे, जो हमारे जो सिंह द्वार है, वहीं पे हमने अंदर की तरफ काउंटर लगाए हैं। तो उन्हीं काउंटरों पे प्रसाद मिलती है। तो आप सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए प्रसाद वगैरह लें, दर्शन करें, सैनिटाइज करें अपने आप को और मास्क उनका यूज करें। लॉकडाउन में प्रसाद बंद था तो कर्मचारियों को निकाला गया था या वेतन दिया गया था, क्या रहा था? ये सांवलिया सेठ की कृपा है। सरकार का, राज्य सरकार का सख्त आदेश था कि किसी भी कर्मचारी की कोई भी तनख्वाह हमें रोकनी नहीं है। तो आप ये देखिए कि पूरे लॉकडाउन में हमने कर्मचारियों को पूरा पेमेंट दिया, किसी प्रकार का कोई पेमेंट हमने रोका नहीं। और जो कर्मचारी बाल भोग वगैरह में लगे हुए थे, उनको हमने गौशाला में लगाया था। हमारे जो कृषि का काम चलता है, वहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है, हमारे कई सारे काम हैं, उन जगह पे हमने लगाया था। तो कर्मचारियों ने काम भी किया और उनको पूरा वेतन भी दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यूपी के चंदौली जिले में 17 वर्षीय पुत्री ने अपने मां को मुखाग्नि दी। पुरानी मान्यताओं को दरकिनार करते हुए मृतक राजकुमारी की मुंह बोली बेटी ने वाराणसी के मरडिका घाट पर मुखाग्नि दी। राजकुमारी देवी के पति सेना में जवान थे और साल 1990 में उनकी मौत हो गई। उसके बाद उनके पुत्र की मौत बीमारी से हो गई। उसके पास एक मुंह बोली बेटी थी जिसे उन्होंने गोद ले रखा था।
इस बेटी ने अपनी मां को मुखाग्नि देकर अपना फर्ज पूरा किया। कुशीनगर के रविंद्र नगर मुख्यालय में स्थित विकास भवन में विजिलेंस टीम ने कोहरगद्दी मदरसा में नियुक्त 6 सहायक अध्यापकों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को 60,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। जानकारी के मुताबिक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी देवेंद्र राम मदरसा शिक्षकों को वेतन देने के मद में रुपयों की डिमांड किए थे। इस मामले की शिकायत गोरखपुर मंडल विजिलेंस टीम को कर दी गई, जिस पर संज्ञान लेते हुए विजिलेंस टीम ने अचानक कार्यालय पहुंचकर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को अपने ही कार्यालय में बैठकर रिश्वत लेते पकड़ लिया और गोरखपुर मंडल से आए राजकुमार यादव विजिलेंस इंस्पेक्टर ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बिहार के बगहा से बड़ी खबर यह आ रही है कि ठंड में ठिठुर रहे लोगों के मदद के लिए नवयुवक सामने आ रहे हैं। गरीब बेसहारा लोगों को मदद के लिए रेलवे स्टेशन, चौक चौराहों और अस्पतालों के आसपास युवक और अनुमंडल अस्पताल के डॉक्टर मिलकर मदद के लिए सामने आ रहे हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि हर साल के भांति इस साल भी हमने ठंड में लोगों को देखा कि लोग ठिठुर रहे हैं, जिसके चलते हमने कंबल का वितरण किया और इसी तरह आगे साल भी हम करते रहेंगे और अभी भी ठंड पड़ेगी, जहाँ जहाँ हम लोग देखेंगे वहाँ भी कंबल का वितरण करते रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मनंजय सिंह, समाज से। हाँ, आज दिनांक 5/1/21 को 9:30 बजे रोगियों को बीच श्री मनंजय सिंह कंबल के वितरण किया। यह बहुत ही सराहनीय कार्य। जी सर। मध्य प्रदेश के बैतूल स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 6 महीने से मानदेय नहीं मिला है, जिसके कारण सैकड़ों महिलाएं गले में फांसी का फंदा डालकर अनोखा प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंची। ऑफिस पहुंचकर उन्होंने तहसीलदार को अपनी समस्या बताते हुए ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि शासकीय विद्यालयों में बच्चों के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से भोजन बनवाया जाता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन के बाद से 6 महीने बाद भी इन्हें समूह की महिलाओं को वेतन नहीं दिया गया, जिससे उन्हें अपना जीवन यापन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुनीता पाटनकर बाल। सुनीता भाई, आप कैसे आए हैं, आज क्यों आए हैं? सर 6 महीने से हमको वेतन नहीं मिल रहा है सर, और इतने दिनों से दे रहे हैं मगर हमको कुछ सुनवाई नहीं दी है और भिक्षा मांग मांग के हमने पूरा किया है। और आज वो नौबत आ गई है कि आज फांसी का फंदा गले में लटका के हम फांसी लग जाएंगे। ये फांसी का फंदा क्यों लगा फिर आए हैं? और हमको हमारा वेतन नहीं मिल रहा है सर, इसलिए फांसी का फंदा आखिरी मौका यही है। अभी गुजारा कैसे चल रहा है? बस रोजगारी कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। इसके साथ वहाँ मजदूरी भी नहीं मिल रही, तो अब क्या करें, तो स्कूल से भी नहीं मिल रही है और स्कूल में हमको बुलाया जा रहा है, झाड़ू पोछा सब काम करवा रहे हैं, पौधों को पानी भी डाल रहे हैं, सब काम करा रहे हैं, पेमेंट नहीं दे रहे? जी नहीं सर, 6 महीने हो गए सर लगातार। जी बताएं। जी चलो ये बताएं, क्या इनकी समस्या है, बार बार आते हैं ये लोग? ये सब बहनें मध्याह्न भोजन में एक रसोइयों का काम करती है और आज यहाँ पूरे जिले से, गाँव ग्रामीण से दूर दूर से यहाँ बहनें आई है और 7 दिसंबर को भी यहाँ माननीय मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन देने के लिए आई थी कि 5 महीने से इनको वेतन नहीं मिला और ये 6वां माह है, ये 6 महीने हो गए इनको मानदेय नहीं मिल रहा। जबकि सरकार, आप लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम ये पूछना चाहेंगे सरकार से कि किसी कर्मचारी की अगर उन्होंने तनख्वाह रोकी नहीं रोकी है, उनको लॉकडाउन में भी शिक्षकों को, अन्य बाबुओं को, कर्मचारियों को पेमेंट मिला है और ये बेचारी जुलाई से अभी तक निरंतर कार्य कर रही है। एक गांव से दूसरे गांव तक राशन पहुंचा रही, छात्रों को झाड़ू पोछा कर रही है, स्कूल के अंदर पानी की व्यवस्था देख रही है, बगीचे को पानी दे रही है, सब कार्य कर रही है। लेकिन 6 महीने हो गए इनकी किसी ने सुध नहीं ले पाई। ये 1 महीने के अंदर हम दूसरा ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर को भेजेंगे। तो क्या करेंगे? अगर अब भी सरकार नहीं सुनती है तो इसके बाद हम बहुत ठोस कदम उठाया जाएगा, जिसकी जवाबदारी सरकार और प्रशासन पर रहेगी। क्योंकि आज इन्होंने भीख भी मांग लिया है कि भीख मांग के भी इनका गुजारा नहीं हो रहा है। जब भी सरकार को नहीं दिख रहा है कि हमारे कर्मचारी भले नहीं हो लेकिन शासकीय स्कूल में मध्याह्न भोजन का काम कर रही है हमारी रसोइयाँ, स्व सहायता समूह सरकार ने बनाया है कि महिलाओं को सक्षम किया जाए, लेकिन यहाँ महिला सक्षम क्या, फांसी लगाने की इनकी नौबत आ गई है। ये बहुत एक विडम्बना है हमारे प्रदेश की। रसोइया महिला स्व सहायता संघ द्वारा मध्याह्न भोजन में कार्यरत बहनों को
6 माह से मानदेय नहीं मिला है, इसका ज्ञापन उनके महिला कर्मचारी अधिकारी द्वारा दिया गया है, जिसे वरिष्ठ अधिकारी को सौंप दिया जाएगा। सर, ये लंबे समय से मांग कर रहे हैं, इसके पहले भी आते हैं। अब संबंधित विभाग से पूछ कर ही बता पाएंगे, क्योंकि मेरे को ज्ञापन मिला है जिसका मैं नियमानुसार कार्रवाई कर रहा हूँ। अशोक कुमार ढेरिया, तहसीलदार बैतूल। मध्य प्रदेश के बैतूल में नकली सोने के बिस्किट और गिन्नी को लोगों में असली बिस्किट बताकर बेचने वाले गिरोह का खुलासा किया है। दरअसल इस मामले में ठगी का शिकार हुए छिंदवाड़ा के एक युवक की शिकायत पर पुलिस ने पारधी ढाणे के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 10 किलो नकली सोने की गिन्नी, 7 किलो नकली सोने के बिस्किट के साथ साथ औजार भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि इस गिरोह का मुख्य सरगना अभी फरार है। पुलिस फिलहाल उसकी तलाश में जुटी हुई है। ये दिसंबर के महीने में एक फरियादी हमारे पास आया था, जिसके द्वारा बताया गया कि उसको असली सोने की गिन्नियाँ दिखाकर और नकली गिन्नियाँ बेची गई हैं। इस प्रकार का एक मामला जो है दिसंबर महीने में थाना साईखेड़ा में पंजीबद्ध हुआ था। उसी के आधार पे हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और इसमें इस क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित है कि पुराना सोना जो कि गिन्नियों के माध्यम से लोगों को बेचा जाता है, जो मार्केट प्राइस से काफ़ी कम पैसों में लोगों को दिया जाता है, उसका कई बार छलावा लोग देते हैं और इस तरीके का केस दिसंबर के महीने में सामने आया था। उसी के इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने 6 लोगों के नाम सामने आए, जिसमें से 5 लोगों को हम लोगों ने राउंड अप किया और इसमें से ये मालूम चला कि ये ग्राहकों को असली सोने की गिन्नियाँ या असली सोने के बिस्किट पहले दिखाते थे और ये कहा जाता था कि हम लोग कम मार्केट प्राइस से बहुत कम दामों में आपको गिन्नियाँ उपलब्ध करा देंगे। और जब गिन्नियाँ ये देते थे तो इसमें जो है नकली सोने की गिन्नियाँ निकलती थी और नकली सोने के बिस्किट निकलते थे। तो इसमें काफ़ी बड़ा फ्रॉड सामने आया है और इसमें काफ़ी हम लोगों ने औजार भी जब्त किए हैं, जो ये गिन्नियाँ नकली बनाने और बिस्किट जो नकली बनाते थे उसको बनाने में उपयोग किया जाता था। तो इसमें हम लोगों ने 5 आरोपियों को राउंड अप किया गया है, जिसमें मुख्यतः शिलाजीत पारधी है, हरियाल है, दिवाकर है, मानसिंह है और अलगीर पारधी है, जो अभी पुलिस को राउंड अप करना है। अलगीर पारधी एक हमें बचा हुआ है राउंड अप करने के लिए। बाकी 5 आरोपियों को हमने राउंड अप कर दिया है। इसमें एक सुनार है सचिन सोनी, जो कि मुल्ताई रहवासी है, वो इनकी मदद करता था। चूँकि सोनी है तो वो सोने के पत्रे वगैरह प्रोवाइड करना और जो बेसिक औजार होते हैं वो प्रोवाइड किया करता था। कैसे पहुँचे इन तक? इसमें जो हमारी टीम है जो एसडीओपी बैतूल के निर्देशन में काम कर रही थी, उसमें टीआई साईखेड़ा, टीआई बैतूल बाज़ार और टीआई कोतवाली, इन तीनों की सम्मिलित टीम बनाई गई और इसमें हम लोगों ने जो हुलिया वगैरह सामने आया, जिन लोगों ने गिन्नियाँ वगैरह बेची, उसके आधार पे इन लोगों को राउंड अप किया। फिर इनसे पूछताछ की गई तो इन लोगों से हमें गिन्नियाँ और सोने जो नकली बिस्किट्स हैं वो हमें मिले और औजार वगैरह हमको मिले। कितनी कीमत, अगर एक बिस्किट की कितनी कीमत होती है इनकी? ये जो गिन्नियाँ हैं ये ऑलमोस्ट 10 kg सोना है और बिस्किट हैं वो 7 kg सोने का है और इसमें 10 असली सोने की गिन्नियाँ भी हमें मिली हैं, जो हमने जब्त किया। रकम क्या जो साईखेड़ा में बेचने जो आरोप का आवेदक है, उसमें क्या रेट से तय किया था और कितने? इसमें यह था कि 5 लाख रुपए में इनका लेन देन हुआ था। 5 लाख रुपए किलो के हिसाब से हुआ था और चूँकि ये पुराना ऐसा बताया जाता है, पोर्ट्रे ऐसा किया जाता है कि ये गड़ा धन के रूप में है, तो एमआरपी के इसमें कॉस्ट पे ये लोग नहीं बेचते, इसलिए कई लोग छलावे पे आ जाते हैं कि हमें पुराना सोना मिल रहा है। किस धातु की नकली? ये बेसिकली पीतल है जिसमें पॉलिश किया गया है। मैडम, कहाँ के निवासी हैं? इसमें से जो सोनी है वो मुल्ताई का रहने वाला है और बाकी जो 5 हैं इसमें से 2 बिस्टूर के हैं और 3 यहीं पारधी ढाणे के हैं और एक अभी फरार है, वो भी यहीं पारधी ढाणे का। पारधी ढाणे में भी बहुत बड़ी रेड हुई थी पिछले कुछ दिन पहले। हाँ। उसके फलस्वरूप ये चीजें सामने आई? उसके फलस्वरूप नहीं, एक नया प्रकरण है जो माह दिसंबर में रजिस्टर हुआ है। पारधी ढाण आलसिया वाली जो रेड हुई थी उसके बहुत दिन बाद ये चीज़ सामने आई है और एक ये कंप्लेनेंट सामने आया और उसमें हम लोगों ने देखा तो इसमें ही पारधी लोग इन्वॉल्व हैं, तो ये एक चीज़ और नई सामने आई। जो आरोपी पकड़ाए हैं इनके खिलाफ पहले के कोई मामले होंगे नकली गिन्नियाँ बेचने? इसमें हम लोग देख रहे हैं, पर अभी तक तो ऐसे कोई पुराने मामले सामने नहीं आए। मैडम, ये जो पार्टियां ने जुआ जो अड्डा, राजस्थान में बर्ड फ्लू का कहर दिन पर दिन
बहुत तेजी से फैल रहा है और राज्य सरकार ने पूरे राज्य में हाई अलर्ट घोषित किया है। वहीं चित्तौड़गढ़ में अभी तक कोई भी बर्ड फ्लू का मामला सामने नहीं आया है। कुछ दिन पहले एक कौवे के बीमार होने की घटना पशु चिकित्सालय से सामने आई थी, लेकिन उसके अंदर कोई बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं मिले। प्रशासन ने हर स्थिति पर नजर रखे हुई है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जिलाधिकारी श्री राकेश कुमार मिश्रा ने तहसील तिरवा में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर राजस्व, कृषि, राशन और अन्य विभागों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की। साथ ही इससे संबंधित अधिकारियों को भी सख्त निर्देश देते हुए कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस में आने वाली शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण किया जाए और अगर कोई फर्जी निस्तारण की कार्रवाई की पाई जाएगी तो संबंधित विभाग के अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि आवश्यकतानुसार अधिकारी मौके पर जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत वर्मा ने भी पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करते हुए अधिकारियों को नियमानुसार शिकायतों का निस्तारण करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी तिरवा के साथ साथ अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। यूपी के श्रावस्ती जिले में कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों के लिए कृषि मेले और गोष्ठी का आयोजन किया। किसानों को जागरूक करने के लिए कृषि स्टॉल और आधुनिक तकनीक की मशीनों के बारे में बताकर बुकलेट और प्रशस्ति पत्र देकर 120 किसानों को सम्मानित भी किया। जो मनुष्य के मूलभूत सुविधाएं हैं, जहां से मनुष्य की जीविका चलती है, उसकी सारी सुविधाएं हैं। सारे विभाग के अधिकारी अपने अपने यहाँ पे प्रदर्शनी लगाए हैं। सरकार ने जो भी जन कल्याणकारी लोक हितकारी योजनाएं लॉन्च किया है और ख़ासकर जो हमारी सरकार की मंशा है कि जैविक पर फसल उगाई जाए, सब्जी उगाई जाए, दूध उत्पादन किया जाए, जिससे तमाम बीमारियों से हमारे प्रदेश की जनता को राहत मिल सके, इस पे ज़्यादा फोकस है। और तो सभी विभागों के लोग आज हमारे यहाँ 900 आवास स्वीकृत हुए हैं, उनकी भी सूची है। पशुपालन पे भी है, कृषि पर भी है, सभी विभाग के विभागाध्यक्ष आए हुए हैं। इसी कार्यक्रम में आज गोष्ठी का आयोजन किया गया है और जो सरकार तक जन जन तक पहुंचाने का काम हमारी कर्मयोगी मुख्यमंत्री की सरकार कर रही है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या फॉर्मूला बीजेपी अपनाएगी? जैसे किसान की आय दोगुनी होगी, 2012 में 1200 रुपये में धान बिक रहा था, आज हमारा धान 1868 रुपये में बिक रहा है। उस समय गन्ने का मूल्य 225 रुपया था, आज गन्ने का मूल्य 330 रुपया है। किस तरीके से आप लोग चाहते हैं कि किसानों की आय दुगनी हो? आय दुगनी नहीं हो तो और है क्या? और अगर जैविक पे लोग खेती करेंगे तो 2 गुना नहीं 3 गुना आय हो जाएगी किसानों की। जब भर्ती 1 रुपया लगेगी नहीं, पूंजी 1 रुपया लगेगी नहीं और अच्छी तरीके से हमारे यहाँ फसलें उगाई जाएंगी, सब्जियाँ उगाई जाएंगी, तो किसान की आय अपने आप में 2 गुनी नहीं 3 गुनी होगी। धन्यवाद। किसान कल्याण मिशन के माध्यम से हम जो सरकारी योजनाएं हैं जिनसे हमें किसानों का विकास करना है, खेती का विकास करना है और विभिन्न लाभार्थी परक योजनाएं हैं, उनको जनता तक पहुंचाना है। हम आज यहाँ पर कृषकों को दूर दराज से बुला करके उन्हें वैज्ञानिक चर्चा के द्वारा, नई तकनीक के द्वारा और उन्हें विभिन्न तरह के प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित करना, ये सब कार्य कर रहे हैं। हमने एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया हुआ है, जिसके माध्यम से हम विभिन्न FPO, NRLM के महिला समूह और विभिन्न प्राइवेट संस्थाएं और सरकारी विभाग वहाँ पर अपनी अपनी जो प्रगतिशील तकनीक है, उन्नतशील तकनीक है, उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, जिससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे माननीय जनप्रतिनिधि जी भी, विधायक जी उपस्थित हुए थे, उन्होंने भी यहाँ पर कृषकों से वार्ता की है और प्रमाण पत्र देकर उन्हें प्रोत्साहित किया है। सर, कहीं ना कहीं किसान कंफ्यूज हैं कि उनकी आय दोगुनी कैसे होगी। सर, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? किसानों की आय दोगुनी करने के लिए पहली चीज़ है उत्पादन को बढ़ाना। दूसरी चीज़ है कि जो अनावश्यक खर्चे कृषक करते हैं, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालना, ज़रूरत से ज़्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल करना, उनको रोकना। और तीसरे, उत्पादन में वृद्धि करना और उसका सही ढंग से मार्केटिंग के द्वारा लाभ प्राप्त करना। सर, आज जनपद में कितने किसानों को सम्मानित किया जाएगा? आज हम करीब 120 कृषकों को विभिन्न योजनाओं के तहत सम्मानित कर रहे हैं, उन्हें प्रमाण पत्र वितरित कर रहे हैं और आवश्यक सामग्रियाँ जो योजना की हैं वो भी। सर, 1-2 स्पेसिफिक योजना जिनके लिए सम्मानित किया जाए? परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत आज हम उन्हें कृषि निवेश उपलब्ध करा रहे हैं
इसके अलावा यहाँ पर जो फार्म मशीनरी बैंक के अंदर हमने ट्रैक्टर और सहायवर्ती उपकरण कुछ को उपलब्ध कराए हैं, उसकी भी चाबी माननीय विधायक जी द्वारा प्रदान की गई है। धन्यवाद। यूपी के मुरादाबाद में किसानों की आय को कैसे दुगनी की जाए, इस सोच को लेकर विकास खंड में किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत किसानों के लिए मेले का आयोजन किया गया। बताया गया कि किस तरह से सरकार किसानों के आय को दुगनी करने की बात कर रही है। शासन द्वारा हम लोगों को अभी एक किसान कल्याण जो स्कीम है उसके अंतर्गत 3 दिवस में ये आयोजन किया जाना है, जिसमें प्रत्येक बुधवार को, यानी आज 6 तारीख है, फिर 13 तारीख को और फिर 21 तारीख को ये आयोजन किया जाना है, जिसमें विभिन्न विभागों की जो भी लाभार्थी परक स्कीमें हैं, जो भी किसानों के लिए हमारी स्कीमें हैं, उसके बारे में अवगत कराना है। तो ये प्रदर्शनी भी हम लोगों ने लगाई है यहाँ पर, और इसमें विभिन्न स्टॉल्स हैं जहाँ पर विभिन्न कृषि उत्पादों की और उस तरह की जानकारियाँ हैं। और अंदर जो पंचायत भवन ऑडिटोरियम में हम लोग एक कृषि गोष्ठी का भी आयोजन किया है, जहाँ उनको सारी स्कीमों के बारे में और खेती में और बेहतर जो आय है उसको कैसे बढ़ाना है, इसके संबंध में जानकारी दी जा रही है। थैंक यू सर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।